अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल लॉजिक में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूरोपियन फ़िलासफ़र थॉमस होब्स की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर बात करेंगे। थॉमस होब्स का ताल्लुक़ इंग्लैंड के शहर मेल्सबरी से था। वो 1588 में पैदा हुए एक बहुत ही गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ था। ये वो दौर था कि जब इंग्लैंड में एनलाइटनमेंट का पीरियड चल रहा था। थॉमस होब्स को उनके अंकल ने पाला पोसा और उन्हें तालीम हासिल करवाई। उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। बाद में वो एक रॉयल फैमिली, जिन्हें कैवेंडिश फैमिली कहा जाता है, उनके बच्चों के ट्यूटर बने। थॉमस होब्स मोनार्की के बहुत बड़े सपोर्टर थे। जिस जिस दौर में उन्होंने कैवेंडिश फैमिली को ट्यूटिंग का काम शुरू किया, ये वही दौर था कि जब बरतानिया में या फिर इंग्लैंड में सिविल वॉर जारी थी, पार्लियामेंट और मोनार्किस्ट्स के दरमियान। थॉमस होब्स इमानुएल कांत और न्यूटन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। वो चाहते थे कि जिस तरह न्यूटन ने फ़िज़िक्स में तब्दीली लेकर आए और लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, या जिस तरह इमानुएल कांत ने कुछ ऐसी थ्योरीज़ दी, वो चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में भी कोई ऐसी डेफिनेट लॉज दें स्टेट के हवाले से कि जिसे सब एक्सेप्ट करें। और उन्होंने इसी सिलसिले में लिखी अपनी किताब लेवायतन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेवायतन के पहले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। थॉमस होब्स कहते हैं कि स्टेट को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि इंसान के माइंड को या उसके जहन को पढ़ा जाए, क्योंकि स्टेट भी इंसान की ही एक शक्ल है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए इंसान के माइंड को पढ़ना लाजमी है। थॉमस होब लेवायतन में इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि नॉलेज इंसान अपने सेंसेस के थ्रू या अपनी हिस्स के थ्रू हासिल करता है। थॉमस के नज़दीक ये पूरा कायनात या पूरी दुनिया सिर्फ़ एक मैटर है जो हर वक्त मोशन में रहता है, हरकत में रहता है। और इसी हरकत की वजह से और इसी मोशन में रहने की वजह से इंसान के जो सेंसेस हैं या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो इसे अट्रैक्ट करते हैं, और उस पर जब उसका दबाव बढ़ता है उनके सेंसरी ऑर्गन्स पे, तो वही सेंसरी ऑर्गन्स इंसान के अंदर एक नया मोशन क्रिएट करते हैं, और वो नया मोशन उसके दिमाग तक पहुंचता है, जो थॉट्स और इमेजिनेशंस को या फिर अंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करता है और मेमोरीज़ को क्रिएट करता है। फिर सवाल आता है कि हमें क्यों हर चीज़ याद रहती है। अगर हम किसी चीज़ को उसको छूने के बाद या उसे देखने के बाद करते हैं, तो फिर क्यों जब वो चीज़ मौजूद नहीं होती तो हमें क्यों वो चीज़ हमें फिर भी महसूस होती है। तो उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम महसूस करते हैं या उसे हम सेंस करते हैं, जब वो ना भी हो हमारे पास, तो उसका इम्प्रेशन हमारे वजूद में रह जाता है, यानी उसकी फीलिंग रह जाती है। ये ऐसा है कि जैसे आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में उसकी एक कॉपी रह जाए और वो आपको याद रहती है। यही वजह है कि जो चीज़ मौजूद ना भी हो, हमने उसे सेंस किया हो, लेकिन फिर भी उसकी एक कॉपी हमारे दिमाग में रह जाती है, इसलिए हमें याद रहता है। फिर एक सवाल आता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमने कभी ना एक्सपीरियंस किया है और ना हमने कभी देखा है, लेकिन फिर भी वो हमारे इमेजिनेशन में आ जाती है, हम इसे इमेजिन कर लेते हैं। तो उसकी एक और मिसाल वो देते हैं कि जैसे यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न घोड़ा है, वो कोई वजूद उसका नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इमेजिनेशन में है। उसकी वजह ये है कि उसके सर के ऊपर जो हॉर्न होता है, वो एक हॉर्न है। हॉर्न हमने रियल लाइफ में देखा है, हमने हमने उसे सेंस किया है। घोड़ा भी हमने सेंस किया है कि घोड़ा भी है। तो इसलिए हमने उन दो इमेजिनेशंस को मिला के एक चीज़ बना ली, यानी हमने वो दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो उन दोनों चीज़ों को मिला के हमने कोई नई चीज़ बना ली। यानी हमने कोई ऐसी नई चीज़ नहीं पेश की जो हमने नहीं देखी हो या हमने सेंस नहीं की हो। तो इस तरह हमारी इमेजिनेशन और थॉट्स क्रिएट होते हैं। फिर होप्स बताते हैं कि थॉट्स की भी टू टाइप्स होती हैं। होप्स कहते हैं कि जो हम इमेजिनेशन और थॉट्स
हमारे जहन में क्रिएट होती हैं, किसी भी चीज़ को सेंस करके, उसके किसी भी मोशन को सेंस करके हम जो थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ इंसानों में पाई जाती हैं, वो जानवरों में नहीं होती। और यही चीज़ हमें जानवरों से मुख्तलिफ, हमारी अंडरस्टैंडिंग और थॉट्स हमें मुख्तलिफ बनाती है। फिर वो बताते हैं कि थॉट्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है गाइडेड और एक होती है अनगाइडेड। अनगाइडेड वो थॉट्स होती हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस की हो और हमें याद आ जाए, और फिर हम उसके बारे में सोचें और याद करें कि ऐसा ही कोई वाक़या हमारे साथ पहले हुआ था और उससे कनेक्टेड हमें कुछ चीज़ें याद आती हैं। तो वो हमारी थॉट्स, वो हमारी अनगाइडेड थॉट्स होती हैं। यानी उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस एक याद होती है जो हमें याद आती, हम सोचते हैं, उस पर बात करते हैं और उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल हॉब्स इस तरह देते हैं कि एक ट्रेन है जिसमें काफ़ी सारे थॉट्स हैं, काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं, और वो एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है कि उसे कुछ पता नहीं कि वो डायरेक्शन कहाँ है। यानी बग़ैर किसी डायरेक्शन के वो चलती जा रही है और उसे पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। इसके मुकाबले में जो गाइडेड थॉट्स होती हैं, वो हमारी साइंटिफिक मेथड्स होती हैं। उसका कोई एम होता है, यानी हमें उससे कुछ हासिल करना होता है, कोई गोल अचीव करना होता है। मिसाल के तौर पर कि हम डिज़ायर करते हैं एक अच्छे इख्तिताम का। उस अच्छे इख्तिताम से हमें कोई अच्छी चीज़ हासिल होगी, कोई अच्छी सी ऐसी चीज़ हासिल होगी जो हमें फ़ायदा देगी। या फिर अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उस चीज़ के ज़रिए अपना एक अच्छा इख्तिताम चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें एंड और मीन दोनों हैं। तो इस तरह हमारी गाइडेड थॉट्स, जिसमें हम गोल अचीव करते हैं, इसे गाइडेड थॉट्स कहते हैं। फिर इसके बाद आता है स्पीच एंड ट्रुथ, यानी हमारा बोलना और सच, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच होप्स के मुताबिक जो हम अपने दिमाग में, अपने जहन में जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशंस हमारी होती है, उसे हम स्पीच के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। इसके 4 इस्तेमाल होते हैं। कोई भी वजह या कोई भी आपके साथ कोई हादसा हुआ हो या कोई भी वजूहात हो, इसे याद करना और एक दूसरे के साथ रिलेशन जो आपका हो उसे याद रखना। अपना नॉलेज, अपना इल्म किसी को दिखाना कि आपके पास क्या इल्म है, आपके जहन में क्या इस वक्त चल रहा है, कौन सा इल्म आपने हासिल किया है, वो किसी के साथ शेयर करना। इसके अलावा आपके जो डिज़ायर हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके ख्वाहिशात क्या हैं, वो एक्सप्रेस करना और एंटरटेनमेंट हासिल करना, प्लेजर हासिल करना। फिर इसी तरह स्पीच से, यानी बोलने बोलने से, बात करने से सच को जोड़ा जाता है, ट्रूथ को जोड़ा जाता है। होप्स कहते हैं कि ट्रुथ जो है वो भी बुनियाद होती है स्पीच की, क्योंकि अगर आपके पास स्पीच होगी तो ही आप सच भी बोलोगे और आप सच को जानोगे, ट्रुथ को जानोगे। ट्रुथ क्या है? होप्स के मुताबिक सच नामों को सही तरीके से, सही अंदाज में उसको ऑर्डर करने को, अपने मुताबिक ऑर्डर करने का नाम है। कोई भी नाम जो आपने जहन में सोचे हैं, हर चीज़ के नाम जो आपने सोचे हैं, उन नामों को आप ऑर्डर से उसको सही अंदाज में जब बयान करते हो या सही अंदाज में उसे रखते हो, तो वो है सच। मिसाल के तौर पर अ मैन इज़ लिविंग क्रिएचर, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हर किसी के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनके जहन में उनके जो मोशंस या उनके सेंसेस ने जो चीज़ सेंस की है, उनके मुताबिक वो कोई और चीज़ हो सकती है, आपके मुताबिक कोई और चीज़ हो सकती है। इसलिए होप्स कहते हैं कि हर किसी का सच अलग होता है, हर किसी का सच एक जैसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हों, आप जिसे सच मान रहे हों, वही सच मेरी नज़र में भी वैसा ही हो। इसलिए होप्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं जियोमेट्री से। वो चाहते हैं कि ज्योमेट्री को ही फ़िलॉसफ़ी में इम्यूलेट किया जाए, उसी को ही एक मेथड बनाया जाए, उसी की तरह एक मेथड बनाया जाए सच को ऑर्डर में रखने के लिए। लेकिन होप्स ये भी कहते हैं कि उनका जो सजेशन है वो हर किसी को मानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए सच की डेफिनेशन अलग होती है। जो डेफिनेशन होप्स की नज़र में है, वो डेफिनेशन किसी और की नज़र में मुख्तलिफ होगी। इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला और वो ये था कि एक शख्स को
जज बना दिया जाए, एक बॉडी बना दी जाए और वो बॉडी डिसाइड करेगी कि सच क्या है और गलत क्या है। लेकिन वो बॉडी तमाम लोगों के कंसेंट से बनेगी और यहीं से बेसिकली शुरू होती है होप्स की सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी तमाम लोग मिलकर फैसला करेंगे कि एक शख्स को अपना सोवरेन बना दिया जाए, यानी उसे जज बना दिया जाए। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अगली वीडियो से हम इसी सोशल थ्योरी कॉन्टेक्ट को कंटिन्यू करते हुए थॉमस होब्स की फ़िलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।